नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। सरकारी अधिकारियों की पेशी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश जारी कर दिया है, यानी कि गाइडलाइन तय कर दी है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को आगाह कर दिया है कि सरकारी अधिकारियों को अपमानित ना करें और ना ही उनके पोशाक पे या दिखावे पर कोई टिप्पणी करें। तो आज हम इसी मौजू पर सीधी बातचीत करेंगे पटना हाई कोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। धन्यवाद। तो जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को आगाह कर दिया है और गाइडलाइन तय कर दी है। क्या कुछ लिखा गया है इस गाइडलाइन में वकील साहब? देखिए, अपने देश की जो गवर्नेंस सिस्टम है उसमें 3 भाग हैं। एक लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव, दूसरा एक्सिक्यूटिव है, Judiciary। तीसरा जुडिशियरी है। तीनों अलग अलग हैं, तीनों का अपना सेपरेट पावर है। ये अलग बात है कि जो गवर्नेंस है उसमें लेजिस्लेचर के अंदर स्पेशली जो चीफ एग्जीक्यूटिव या चीफ मिनिस्टर हों या प्राइम मिनिस्टर हों, उनके अंदर कंप्लीट एग्जीक्यूटिव आ जाते हैं, तो चूँकि डायरेक्ट कंट्रोल उनके ऊपर होता है। जुडिशियरी कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। लेकिन ये तीनों पावरफुल हैं अपनी अपनी जगह पर, तीनों में पावर काफ़ी है और तीनों एक दूसरे के प्रति जरा भी इनजस्टिस अगर होगा तो काफ़ी क्लेमर होता है। और ये बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई थी। बहुत सारी बातें बहुत जगह हो रही थी, बहुत जगह लोग अपनी सीमा को लांघ भी रहे थे। तो बहुत जगह ऐसा भी था कि वो अनएवॉइडेबल था। तो ऐसे हालात में बहुत दिनों ज़रूरत हो रही थी कि एक एसओपी डिसाइड की जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट को द्वारा दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट को कि एसओपी डिसाइड कर दीजिए कि कैसे हमारे ऑफिसर्स, मान लीजिए कि किसी डिपार्टमेंट पर कोई नोटिस जाती है, हर डिपार्टमेंट में एक लॉ ऑफिसर अपॉइंटेड है, तो लॉ ऑफिसर वहाँ अपीयर होंगे। आप सीधे वहाँ के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को बुला लेते, हेड ऑफ डिपार्टमेंट को बुला लेते और 10 बजे बुलाते और 4 बजे तक खड़ा रखते उनको बुला करके। तो ये डिमोरलाइजेशन उनका हो जाता है, जबकि वो भी उनका रैंक वाइज तो सैलरी और पे वाइज तो मोटा मोटी जज के बराबर ही उनका भी होता है सैलरी। अगर उनको आप बुलाते हैं, चूँकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 129 में और हाई कोर्ट को आर्टिकल 215 में कंटेम्प्ट का पावर है, जिसके अंदर वो लोग बुलाते हैं कि भाई आपको देखिए, कंटेम्प्ट 2 तरह का होता है, एक सिविल कंटेम्प्ट, एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट कहते हैं अगर किसी आदेश को किसी हाई कोर्ट ने दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया और आपने उसका पालन जानबूझ करके नहीं किया। एक वर्ड मैंने बताया कि जानबूझ के आपने पालन नहीं किया, तो ऐसे हालत में कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग चलती है। कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग में उनको प्राय बुलाया जाता है ऑफिसर्स को। उन्होंने कहा कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग में अगर कोई समय मांगे या पालन में कोई दिक्कत बतावे या कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग में कुछ अगर आदेश करना हो और वो एफिडेविट पर कोई रिप्लाई अगर देते हैं तो उस रिप्लाई के आधार पर ही अपना आदेश आप कर सकते हैं। जो आदेश करिएगा वो चलेगा। या अगर कोई टाइम मांग लेंगे, भाई ये प्रॉब्लम है, थोड़ा समय हमको और दिस समय उनको दे दीजिए। लेकिन अगर किसी में अगर अपीयरेंस अगर मान लीजिए कि अनएवॉइडेबल है, उनको बुलाना ही है, तो बोला कि प्रेफरेबली आप उनको जो वर्चुअल लिंक है जो आजकल चला है, जो कोरोना पीरियड बहुत प्रिवेलेंट हुआ था, तो उसमें वर्चुअल लिंक आप दें और 1 दिन पहले दें। अच्छा, 1 दिन पहले दें। अगर 1 दिन पहले वर्चुअल लिंक दे देंगे और टाइम फिक्सअप कर दें कि इस टाइम उपलब्ध आप रहें। अगर उस पर वो लेटर लिख करके बोलते हैं कि नहीं हम उस दिन उपलब्ध नहीं हैं, हम फलाने जगह हैं, हमें नेक्स्ट डे दिया है, तो वो भी उनको अवेल करा में आप। लेकिन हाँ, 1-2 बार के लिए, ये नहीं कहीं बहुत कहेंगे कभी हमको टाइम फिक्स नहीं है, तो वो नहीं हो सकता। तीसरी बात उन्होंने कहा कि अगर आप उनको फिजिकल अपीयरेंस में बुलाते हैं तो यह भी देखिए कि ऐसा नहीं हो कि एक समय फिक्सअप करिए और जब वहाँ आते हैं तो उनको वो बैठे रहेंगे। जब उनको बोलना है, कुछ स्टेटमेंट देना है कोर्ट में, तभी वो खड़ा होंगे। ऐसा नहीं कि अगर आपके सामने आए हैं तो लगातार वो हाथ बांध के मुजरिम की तरह खड़े रहेंगे, वो नहीं होंगे। और यह बात उन्होंने कहा कि उनके पहनावा ओढ़ावा पर, जिसको एटायर कहते हैं, उस पर, उनके पहनावा ओढ़ावा पर किसी भी ढंग का या अपीयरेंस के ऊपर, लुक्स के ऊपर आपको याद होगा बिहार के भी एक चीफ सेक्रेटरी और सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे, तो उनके ऊपर कहा गया था कि आपको सरकार सैलरी नहीं देती है, आप इस ढंग के यूनिफॉर्म क्यों पहनते हैं। तो कभी कभी हो जाता है, बहुत जगह लोग बोलते हैं, बोला उनके अपीयरेंस लुक्स पर कोई किसी ढंग का कॉमेंट आप पास ना करें जब तक अगर उनके सर्विस में कोई अगर कोड है
जैसे कोई पुलिस ऑफिसर हैं तो अपने यूनिफॉर्म में वो जाएंगे, और उनके सर्विस में कोई कोड अगर निर्धारित है तो अपने कोड में वो जाएंगे। लेकिन अगर कोई अटायर कोड नहीं है तो जनरल जो कोड उनके लिए है उसी पर, ऐसा नहीं जैसे लुंगी पहनना आपको साउथ में अलाउड है, लेकिन हमारे यहाँ बिहार में लुंगी पहन के तो आप नहीं जा सकते, कोर्ट कंधे पर गमछा रख कर नहीं जा सकते। कई बार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कंधे गमछा लेके वही लोग आते हैं, बाहर के मुजरिम लोग आ जाते हैं। तो खैर उनको अलग ऑफिसर्स को कहा कि उनका अपना जो सर्विस कोड में जो अटायर है, जो यूनिफॉर्म है उसको पहन के आते हैं, उस पर आप टीका टिप्पणी ना करें। यह भी उन्होंने कहा कि जो आप यह भी देखें कौन सिविल डिसऑबीडियंस कंटेम्प्ट है और कौन क्रिमिनल कंटेम्प्ट है। अब ये जो मामला स्पार्क किया था, ये स्पार्क किया था उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा। बिल्कुल, किसकी शुरुआत कैसे हुई? किसी चीफ जस्टिस ने रिटायरल बेनिफिट्स पर एक रूल बनाने का लिए डायरेक्शन दे दिया कि हमने एक रूल बनाया है, उसको आप नोटिफाई करिए। आर्टिकल 229 में हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के हाई कोर्ट को दिया हुआ है पावर कि वो बहुत सारी चीज़ में रूल बना सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि रिटायरल बेनिफिट्स में रूल बनाकर नोटिफाई करने का स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन आप नहीं दे सकते हैं, ये आपके अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, यह भी कहा। और साथ में यह भी था कि एक बार कोई जज साहब जा रहे थे और ट्रेन से जा रहे थे, और ट्रेन में किसी सुविधा कर उन्होंने डीआरएम को और बाकी लोगों को उन्होंने क्रिमिनल कंटेम्प्ट कर दिया और बुला दिया और अरेस्ट वारंट और बहुत कुछ निकाल दिया। तो होता क्या, प्रोटोकॉल सिस्टम तो है, लेकिन प्रोटोकॉल में क्योंकि ज़्यादा ही प्रोटोकॉल हो जाता है और कुछ लोग उसको ज़्यादा होता है कि झमकाने लगते हैं ज़्यादा, तो उसमें देखिए हर आदमी अपने अपने पद के सीमा में, चाहे एक सिटीजन ऑफ इंडिया हो या एक बड़े पद का, सबकी सीमा अंकित है, डेमोक्रेसी है ना कंट्री में, तो उस हालत में सबको अपना अधिकार सीमा में रहना चाहिए। और यह हर आदमी अपने जगह महत्वपूर्ण है, एक इस अदना सा व्यक्ति भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना देश का सबसे सर्वोच्च पदाधिकारी वो है। ये बात को समझना पड़ेगा और यही असली डेमोक्रेसी है। तो उन्होंने कहा कि आप अपनी सीमा को समझें और बात पीछे इसको वर्ड यूज किया, एट द ड्रॉप ऑफ द हैट, क्या बात पीछे अफसरों को सीधे बुला लिया और बुला के पूरे खड़ा करके इसे लगता है मुजरिम को डांटते हैं, उस ढंग से डांट फटकार आप ना लगावें। एक जो प्रोफेशनलिज्म है, जो प्रोफेशनल तरीका है, जो एक सिविलाइज तरीका, उस ढंग से बोलें, क्योंकि आपको आदेश पालन करवाना है ना। दो ही तरह कंटेम्प्ट है, एक सिविल और क्रिमिनल। उसमें जो हाँ, उसके साथ उन्होंने यह भी कहा अगर एविडेंस बेस्ड अगर एजुकेशन है, कहीं पर है कि ऐसा गवाह में किसी का नाम डाला हुआ किसी ऑफिसर का, तो वहाँ तो बुलाना पड़ेगा, वहाँ बिना बुलाए काम नहीं चलेगा। या समरी प्लीडिंग्स है और उसमें उन्होंने एफिडेविट दे दिया, तो एफिडेविट मांग के काम से आगे बढ़ाइए। नॉन एडवर्सरियल प्रोसीडिंग है कहा, नॉन एडवर्सरियल प्रोसीडिंग उसको कहते हैं जिसमें कि कोर्ट ने स्वयं कुछ इंक्वायरी किया, इन्वेस्टिगेट किया, उसमें उसकी ज़रूरत है किसी पदाधिकारी को बुलाना, तो वैसे केस में अगर करें, लेकिन प्रीफरेबली उसमें भी उनको वर्चुअल लिंक आप अवेल करावें, क्योंकि वो भी जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ इंपॉर्टेंट पोजीशन बैठे हैं। अगर आपके यहाँ पूरे दिन आके बैठ जाएंगे तो फिर वो बाकी काम कैसे उनका चलेगा। और यह भी जरूरी है क्योंकि जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर होते हैं पूरे स्टेट में उस विभाग के हेड होते हैं, उनके पास से बहुत सारा काम होता है, बहुत कंपल्सन होता है। अगर वो एक दिन एब्सेंट हो जाते हैं तो कहता है इतना काम रुक गया। तो देयर आर सो मेनी एफिशिएंट ऑफिसर्स, ऐसे ही बहुत सारे पदाधिकारी हैं जो बहुत ही कार्य क्षमता वाले हैं और दिन के 12-14 घंटा 16 घंटा काम करने वाले। अच्छा वकील साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या वाकई में सरकारी अधिकारियों को अपमानित किया जाता था, उनके पोशाक पर, दिखावे पर कोई इस तरह की टिप्पणी की जाती थी, क्या ऐसा होता है? ज्यादा कदा कुछ घटनाएं आई थी, तो इसकी बराबर शिकायत वहाँ सुप्रीम कोर्ट में जा रही थी, तभी तो ये एसओपी की जरूरत पड़ गई। जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर, मतलब ऐसा होता था, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर दिया गया और बोला इनका पालन हो, इसको पालन किया जाए। सारे कोर्ट को कहा कॉपी जो है ट्रांसमिट करिए, जितने चीफ जस्टिस हैं इसके हिसाब से अपना एसओपी भी बना सकते हैं। बोला इस एसओपी को मुख्य मानते हुए अपना एक एसओपी आप बना सकते हैं कि ये भाई इन नियमों के तहत ही बाकी जजेज भी काम करेंगे, ताकि कभी कभी होता है जजेज भी कभी कोई ऐसा इरेस्पॉन्सिबल अटरेंस दे देते हैं कोर्ट में जो अशोभनीय होता है और किसी को अलाउड नहीं है। 16 तारीख को केंद्र सरकार ने भी एसओपी दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में, जरूरत क्या पड़ गई केंद्र सरकार को एसओपी दाखिल करने आपको मैंने कहा ना कि 3 विंग है उसमें, ये जो एग्जीक्यूटिव विंग है ये कम वीक नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये भी बैकबोन है कंट्री का, तो ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है अपने अपनी जगह पर। इनके ऊपर जब इस ढंग का हमला होता है तो ये सब भी मिलकर के सेंट्रल गवर्नमेंट को जाके कहते हैं कि हमारी बात भाई चल रही है, हमें कोर्ट से जिसके वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट को एसओपी दाखिल करनी। क्या कुछ था वकील साहब उस एसओपी में?
एसओपी में यही सब बातें थी कि हमारा जो प्रोसीजर, हम ऐसा नहीं कहते कि आप बुलाएंगे तो हम नहीं आएंगे, आपका आदेश को हम नहीं मानेंगे, आपके डायरेक्शन को हम नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं कहा है। ऐसा नहीं कहा कि आप कोई आदेश कोर्ट ने कर दिया और आप उसका पालन आप ना करें, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है। वैसा तो पालन तो करना ही करना है हमको। कुछ लाचारी है, समय लेते हैं, आप समय ले लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको कोई कोर्ट के किसी आदेश का अवहेलना कर सकते हैं। इस एसओपी का मतलब एसओपी केवल मतलब यही है कि प्रोफेशनलिज्म कोर्ट में आनी चाहिए। जो जुडिशियल डिलीवरी ऑफ जस्टिस है या जो जुडिशियल गवर्नेंस है, उसमें कहा कि उसमें थोड़ा सा कॉम्पिटेंस, प्रोफेशनलिज्म लाइए और पालन कराइए। पालन से मतलब है सिविलाइज तरीके से काम करिए, यह नहीं हो कि उनको बुलाओ जी, उनको उठाओ जी, अपमानित ना करें, इस ढंग से ना करें। ठीक है, एक मेरा आखिरी सवाल साथ में बता दूं, जी बिल्कुल, किसी एग्जीक्यूटिव को भी ढंग का पावर नहीं है। बराबर ज्यादा कदम हम लोग सुनते रहते हैं, एग्जीक्यूटिव लोग भी जहाँ तहाँ जो एसिडिक टंग लेकर के बात करते हैं, उनको भी अलाउड नहीं है। मैंने कई एक बार कहा है आपके हम बाइट में कि देश के राष्ट्रपति को भी पावर नहीं है किसी आदमी को अब्यूज करे। ठीक है वकील साहब, मेरा आखिरी सवाल यह है कि अब अगर हाईकोर्ट में पेशी के लिए किसी सरकारी अधिकारी को बुलाने की जरूरत होगी तो कैसे बुलाया जाएगा, क्या किया जाएगा? इस एसओपी का पालन किया जाएगा, उनको वर्चुअल लिंक दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा, उस हिसाब से। क्या फिजिकल प्रेजेंस नहीं होगी? फिजिकल प्रेजेंस अगर जरूरत होगी तो होगी। अच्छा, मतलब फिजिकल प्रेजेंस भी हो सकती है। फिजिकल प्रेजेंस अगर अनअवॉइडेबल है तो होगी, बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी? हाँ, लेकिन मतलब तब्दीली आनी चाहिए। हाँ, तरीका थोड़ा सा नहीं, एक दो घटनाएं हैं, अधिकतर तो भाई देखिए जजेस बहुत नियम कानून से बंधे हुए होते हैं, सबसे ज्यादा नियमों का पालन तो वही करते हैं। हम लोग लेट के भी एज वकील कर सकते हैं। जो हमने कई बार तो कई एक जजेस हैं वो बोलते हैं हम लोग 3:30 बजे सुबह उठते हैं और सारे केस हम लोग पढ़ करके आते हैं, देख करके आते हैं, और आप लोग एडजॉर्नमेंट ले लेते हैं, तो हम लोग को दिक्कत हो जाती है। सही बोलते हैं कि अगर हम लोग भी केस पढ़ के जाते हैं और उस दिन हम लोग का केस नहीं लगता है तो लगता है इसको दोबारा फिर पढ़ना पड़ेगा। तो यह बात भी है, जजेस भी 99% जजेस तो बहुत ही मेहनती हैं, बहुत मेहनती हैं, उनका लाइफ हम लोगों से भी ज़्यादा हार्ड है। भाई हम 1-2 केस पढ़ते हैं, वो 100-150 केस देखते हैं, उतना ऑर्डर लिखते हैं। उनका लाइफ कम ज़्यादा स्ट्रेनुअस लाइफ नहीं है, बहुत ही हार्ड लाइफ है। और हम लोग तो सप्ताह में अगर कभी किसी दिन केस नहीं लगता है तो बहुत खुश रहते हैं, चलो आज थोड़ा आराम है। मतलब ये जो 1-2 केसेस को छोड़ के बाकी कहीं पर नहीं ऐसा देखिए, स्पोरेडिक घटनाएं थी, स्पोरेडिक बहुत छोटी मोटी बातें थी। वो इलाहाबाद वाली जो घटनाएं हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट घटना, वही स्पार्क निकला और सारा मामला वहीं से निकला है, वहीं सारी बात उसी पर हुई है। और उस पर उन्होंने डिटेल दिया है, उसमें जो पारा 45 में उन्होंने एसओपी तय किया है इस केस में, जो कल का जो ऑर्डर जजमेंट है पारा 45 में डिटेल जजमेंट दे दिया है। उसमें चीफ जस्टिस को हर एक हाईकोर्ट को कहा कि आप लोग इसी एसओपी को लेकर के अपना भी कुछ रूल आप बना सकते हैं। गाइडलाइन जो है तय कर दी है कि क्या करना है और कैसे करना है। ऐसा नहीं है कि जो एग्जीक्यूटिव उनको फ्री हैंड दे दिया कि आप नॉन कंप्लायंस करें और हाईकोर्ट तब तो फेल्योर ऑफ जस्टिस हो जाएगा। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ कहा है वकील साहब ने। देखिए, तफसील से हमने चर्चा की है, हमने बताया है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन तय किया है उसके अकॉर्डिंग कैसे काम करना है और आगे क्या कुछ होगा। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।